Good morning, students. Today we will continue our poem on killing a tree, poem number 8 from your book Beehive. We already read the first stanza in our previous class. Today we start from the second stanza. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bugs, which if unchecked will expand again to the former size. अब पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ट्री को काटना चाहते हो तो जाओ उसे हैक करो और चॉप करो। हैक का मतलब हुआ उसको रफली कट करो, बहुत तेज़ कुल्हाड़ी मारो और उसे काटो, पर इससे कुछ काम नहीं बनेगा। बट दिस अलोन वोंट डू इट, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, अगर हम इतने हैवी ब्लोज भी देंगे, आरी से उसे काटेंगे तो भी इतनी पेन मतलब इतनी दर्द भी उस ट्री का कुछ नहीं कर पाएगी। द ब्लीडिंग बार्क्स विल हील, बार्क होता है पेड़ का तना, उसे कहते हैं बार्क। ब्लीडिंग बार्क से मतलब जब हम किसी को चाकू मारते हैं या छुरा मारते हैं तो उससे खून आता है, उसी वे में पोएट कहना चाह रहे हैं कि जब आप आरी चलाओगे इस तने के ऊपर तो थोड़ा सा घाव तो आएगा, तो वो अगर आपने उसको रूट्स से नहीं काटा, ट्री को सिर्फ तने से काटा, तो जो ब्लीडिंग बार्क्स हैं मतलब जो चोट लगी हुई जहाँ पे आपने आरी से चोट मारी है बार्क पे, वो बार्क दोबारा हील हो जाएगी, वो तना दोबारा से उभर जाएगा या हील हो जाएगा या घाव भर जाएंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। क्लोज टू द ग्राउंड मतलब जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ पे रूट्स हैं, अब इसी ग्राउंड के पास से नई हरी पत्तियाँ निकलने लग जाएंगी। मिनिएचर बग्स विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन। मिनिएचर का मतलब छोटा साइज़, मिनिएचर उसे कहते हैं। ये जो छोटे पत्ते हैं अगर इन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये दोबारा से अपने पुराने आकार को धारण कर लेंगे। कहने का मतलब जिस सपोज़ ये पेड़ इतना बड़ा था, हमने इसको काट दिया, यहाँ से हरी पत्तियाँ निकलने लग गई, हमने क्योंकि आधा पेड़ काटा, रूट से नहीं निकाला, तो अगर इन पत्तियों को दोबारा नहीं काटा गया तो जो ट्री है वो अपना साइज़ दोबारा से गेन कर लेगा। अब इस पैराग्राफ के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं कि अगर ट्री जो है वो एक डीप रूटेड ईवल का सिंबल है जो कि इस पोएम में यूज़ किया गया है, तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ह्यूज ईवल्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो छोटी छोटे ब्लोज उन ईवल्स का कुछ नहीं कर पाएंगे, उस बुराई का कुछ नहीं कर पाएंगे। वो बुराई फिर से उगेगी या वो बुराई फिर से ग्रो कर जाएगी अपने पुराने आकार में। अगर आप बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको उसको उसकी रूट्स से या उसके सोर्स से मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out. अब इसमें पोएट क्या कह रहे हैं? नो, अगर आपने उसको तने से काटा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए पोएट कह रहे हैं नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, आपको रूट निकालनी पड़ेगी पेड़ की, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग का मतलब हुआ कि अर्थ ने ट्री को बाइंड करके रखा हुआ है, मतलब एक ग्लू लगा के रखी हुई है। आपको पता होगा जब एक शिप जाता है, एक शिप जब समुद्र में चलता है और फॉर एग्ज़ाम्पल उसको रुकना होता है कहीं पे, तो वो अपने बोट से एक एंकर डालते हैं पानी में, जो कि ऐसा कुछ दिखता है, एक एंकर जिससे वो यहीं पे रुक जाती है बोट। उसी हिसाब से अर्थ भी एक एंकर की भांति है, उसने ट्री को अपने साथ क्या किया हुआ है, अपने साथ को जो अपने साथ सिक्योर किया हुआ है, अपने साथ पकड़ा हुआ है, उसको होल्ड किया हुआ है। तो द ट्री
and the root has to be pulled out from the anchoring earth. The root needs to be pulled out. It is to be roped and tied. उसको रस्सी बांधो ट्री को और उसको टाई करो और उसको खींचो. पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट मतलब जब ट्री को काटना है तो उसको रस्सी बांधो और उसे खींचो, जड़ से निकालो ताकि उसकी रूट्स भी निकल जाएं. कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ. और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. या तो आप रोप बांध कर उसको खींचो या फिर ट्री को completely जड़ से निकालो. कहाँ से निकालो? अर्थ की केव से. केव होती है गुफा. अब जब ट्री ग्रो होता है, जब वो अपना तने के नीचे तो कितनी रूट्स होती हैं, तो ये एक गुफा ही तो बना रखी होती है ट्री ने. तो उसको ट्री को इस गुफा से निकालो. जब आप ट्री को गुफा से निकालोगे या उसकी रूट्स को कम्प्लीटली पुल करोगे तब आपको उसकी शक्ति का एहसास होगा, स्ट्रेंथ का एहसास होगा कि वो कितना पुराना ट्री है, कितना विशाल ट्री है, क्योंकि उसकी रूट्स आपको जब बाहर दिखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो कितना दूर तक या कितने दायरे में फैला हुआ था. जितनी रूट्स डीप होती हैं उतना ट्री पुराना होता है. तो पोएट बोल रहा है द सोर्स वेट वाइट एंड वेट. सोर्स मतलब रूट्स. वाइट रूट्स विल कम आउट, जो कि वाइट एंड वेट. ऑफकोर्स रूट्स गीली होती हैं, वाइट कलर की होती हैं. द सोर्स रूट्स को ही कहा जा रहा है यहाँ पर. द मोस्ट सेंसिटिव हिडन. रूट्स बहुत ही सेंसिटिव होती हैं पर नीचे छुपी हुई होती हैं. फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. कितने सालों से वो रूट्स जो हैं अर्थ के अंदर छुपी हुई होती हैं और ट्री ऊपर ग्रो कर रहा होता है. ये तो पैराग्राफ का हिंदी में मीनिंग था. पर पोएट क्या सिंबॉलिक मीनिंग देना चाह रहे हैं वो ये है कि जो ट्री है वो एक सिंबल है डीप रूटेड ईविल का. तो पोएट ये कह रहे हैं कि हम तब तक ईविल को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक हम उसका सोर्स नहीं ढूंढ लेते, उसके सोर्स को एक्सपोज नहीं कर देते, उसके सोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते. ये जो रूट्स हैं, ये सोर्स की जो बात हो रही है, सोर्स वाइट एंड वेट, ये रूट्स की बात हो रही है. रूट्स के माध्यम से पोएट हमें ईविल के सोर्स की तरफ हमें बताना चाह रहा है कि जो ईविल का सोर्स है वो सबसे सेंसिटिव होता है और वो छुपा रहता है. पता नहीं चलता है, कितने सालों तक बुराई जो है वो बढ़ती रहती है या ईविल चीज़ें बढ़ती रहती हैं. तो हमें उसको कम्प्लीटली निकालना होगा, सोर्स को ढूंढना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी ईविल ख़त्म होगा या ट्री कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होगा. द लास्ट पैराग्राफ नाउ. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब पोइट कहना चाह रहे हैं कि अब बात आती है जब ट्री बाहर निकल जाता है अर्थ से. अब आप उसको बाहर छोड़ दो, धूप में सूखने के लिए एयर लगने दो, धूप लगने दो. जब पानी और धूप और सनलाइट उसको लगेगी तो क्या होता है, जब हम किसी भी पेड़ को या किसी भी पत्ती को निकालते हैं, उसके तने से डिटैच करते हैं या उसको तोड़ देते हैं, तो पत्तियां सूख जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं, फिर हार्ड हो जाती हैं, फिर मुचड़ तुचड़ जाती हैं और अल्टीमेटली ड्राई होके वो डेड लीव्स कही जाती हैं. ऐसे ही सभी प्लांट्स भी मर जाते हैं. जब आप उनको रूट से डिटैच कर देते हो, उनको पानी नहीं मिलता है, तो वो सन और एयर में, धूप और हवा में वो सड़ जाती हैं या पत्तियां डेड हो जाती हैं. एंड देन इट इज़ डन. तब जाकर पेड़ जो है वो ख़त्म होगा. कब? जब आप उसको रूट्स से इंटायरली निकाल लोगे. निकालने के बाद आप उसको सन में, धूप में और हवा में ख़त्म होने के लिए छोड़ दोगे, तब जाकर वो ब्राउन होगा, हार्ड होगा, ट्विस्ट होगा और फाइनली वो एक दिन मर जाएगा. दिस इज़ हाउ द ट्री विल बी किल्ड. अब ये इसका हिंदी मीनिंग था. अब पोएट इसके माध्यम से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये सेम प्रोसीजर किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. अगर किसी भी ईवल को आपको ख़त्म करना है तो उसके सोर्सेस को
रूट से निकालना पड़ेगा या सोर्सेस को ढूंढ कर उनको ख़त्म करना पड़ेगा, उसमें से सारी जान निकालनी पड़ेगी. ऑल लाइफ हैज़ टू बी ड्रेन्ड आउट ऑफ इट until it is completely dead. मीन्स सारा जो उसका जो उनसे भी सोर्सेज हैं, कनेक्शंस हैं, क्यों बुराई होती है, किसके थ्रू होती है, कैसे लोग अफेक्ट होते हैं, सारी चीज़ों को आपको एक्सपोज करके उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. जैसे तब तक जैसे किसी भी जीव से जब तक जान नहीं निकलती तब तक उसकी जान निकालनी पड़ेगी. नो चांस शुड बी लेफ्ट ऑफ इट्स स्प्राउटिंग अगेन. कोई भी आपने अंश नहीं छोड़ना है कि वो बुराई दोबारा से उग जाए कहीं. मतलब आपने जैसे लास्ट पैराग्राफ में बताया गया था कि अगर आप उसको तने से काटोगे पेड़ को तो पत्तियां जो हैं वो दोबारा से ग्रो करने लग जाएंगी और ट्री जो है अपना फॉर्मर साइज़ ले लेगा, मतलब अपना पुराना साइज़ ले लेगा. तो पोइट यही कहना चाह रहे हैं कि आपने कोई भी सोर्स नहीं छोड़ना है उस ईवल का, ताकि वो जो ईवल है वो दोबारा ग्रो ना कर सके, उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है. So students, after we have done our poem, this is the word meanings of difficult words. These are the difficult words of paragraph 2 on page number 110. This will be your assignment questions. Please take note of it. From stanza number 2, these are the assignment questions. From stanza number 3 on page number 110 to 111, these are the difficult word meanings. I have already explained to you all the meanings, but still for a recap, these will be the assignment questions from such stanza 3. From stanza 4, these are the difficult word meanings. And these will be the assignment questions of stanza 4. Please do all the questions in your fair notebook and make PDF and send it. Thank you.